रात के अंधेरे में सुनसान गलियों में यूं बेतहाशा भागती ये औरत कौन थी और ये किसके डर से भाग रही थी? क्या थी इसकी कहानी? लक्ष्मी बिहार के किशनगंज जिले में 7 साल पहले ब्याह करके आई थी और लड़कियों की तरह उसकी आंखों में भी नए जीवन के सपने थे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके ये सपने बहुत जल्द उसके आंसुओं के साथ बह जाएंगे। फोन किया था? मैंने पूछा फोन किया था? नहीं किया ना? पैसा मांग रहा हूँ। हाँ? लगता तुम अपनी भाषा नहीं समझते हो। अब मैं तुम्हें अपनी भाषा तेरे बाप ने एक मोटरसाइकिल तो दी नहीं, रोज बस के धक्के खा खा कर थक जाता है मेरा बेटा। तेरे बाप ने थोड़ा बहुत दाव दहेज दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती और हमारी भी इज्जत बनी रहती। लक्ष्मी के ससुराल वालों और उसके पति विनोद ने शादी के बाद से ही दहेज के लालच में उस पर न जाने कितने अत्याचार किए। लक्ष्मी से जब तक हुआ वो निभाती रही, लेकिन जब रिश्ता सिर्फ पैसों और दहेज की मांग का रह गया तब लक्ष्मी से और सहन नहीं हुआ। अम्मा, किताबें क्यों निकाल रही हो? ए महारानी सुनो, जा तो रही हो, जल्दी आ जाइयो। घर का सारा काम पड़ा हुआ है, तुझे ही आगे करना है सब, समझी? जा। लक्ष्मी ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे साहसिक कदम उठा लिया था। एक आम भारतीय महिला के लिए यह रास्ता बेहद जोखिम और मुश्किलों से भरा था, लेकिन लक्ष्मी के लिए इस वक्त अपना आत्मसम्मान और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जिंदगी सबसे ज्यादा मायने रखती थी। ये तूने क्या किया बेटा? अरे अपने पति का घर कोई ऐसे छोड़कर आता है भला? अब तू वापस वहां किस मुंह से जाएगी? मैं वापस नहीं जाऊंगी माँ। अरे तो कहाँ रहेगी? यहाँ? गांव वाले रिश्ते नाते सबको क्या बताएंगे? कसूर तो तेरा ही निकालेंगे ना सब। मारता है मुझे बाबा, कहता है घर से पैसे मंगवा। क्या करती मैं? अरे बेटा, झगड़े किस घर में नहीं होते? आदमी दिन भर काम में पिसता है, आ गया होगा गुस्सा, और गुस्से में एक आध बार अगर हाथ उठ गया तो क्या हो गया? अब इस बात पे कोई घर तो नहीं छोड़ देता ना। और हाँ, तू सिलाई बुनाई करके उसका खर्चे में हाथ क्यों नहीं बटा देती? आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगी बाबा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। तो माला याद है माँ, मेरे बचपन की सहेली 10 साल पहले मुंबई गई थी। आज उसके पास सब कुछ है, अपना घर परिवार कामकाज सब कुछ। अरे तो क्या तू भी? हाँ माँ, मैं भी मुंबई चली जाऊंगी। लो, अब यही कसर रह गई थी। अरे इतने बड़े शहर में कहाँ रहेगी और क्या करेगी वहां पर? माँ, कुछ दिनों तक माला के घर पे ही रहूंगी उसके साथ। एक बार काम मिल जाएगा तो फिर अपना घर ले लूंगी, फिर से सब कुछ नए सिरे से शुरू करूंगी माँ। अपने बच्चों के साथ कहाँ कहाँ भटकेगी, राम जाने। बाबा,
कुछ दिनों तक भुलिया को आपके पास ही रखूंगी। एक बार मुंबई में घर ले लूंगी ना, तो भुलिया को अपने साथ ही ले जाऊंगी। अपने पति का घर छोड़ना लक्ष्मी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा कदम था, और अब 5 साल के मासूम धूलिया को अपने माँ बाप के पास छोड़कर एक अनजान महानगर जाने का ख्याल उसके दिल को पसीजे जा रहा था। वो रात भर अपने साथ सोए धूलिया और अपने फैसले के बारे में सोचती रही, लेकिन उसे मुंबई जाने के अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आया। आंसुओं में गुजारी रात ने उसके फैसले को और मजबूत कर दिया। वो बस इतना जानती थी कि वो पैसे कमाकर बहुत जल्द भूलिया को अपने पास बुला लेगी। मैं तेरे लिए बहुत सारे रंग लेकर आऊंगी। तब तक तो अच्छे बच्चे की तरह अपने नाना जी और नानी जी के पास ही रहना। दादा, ये नंबर लगा देंगे क्या? हेलो हेलो, मैं लक्ष्मी बोल रही हूँ, माला की सहेली। लक्ष्मी? अरे मैं माला ही बोल रही हूँ। माला, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। मैं आज सुबह की गाड़ी से मुंबई आई हूँ। क्या मुंबई में? बस स्टेशन के बाहर से तुझे फोन लगा रहा है। अरे लेकिन मैं तो मुंबई में हूँ ही नहीं। मैं कल ही अपनी सास के पास गांव आई हूँ बच्चों को लेकर। क्या? और मुझे वापस आने में कम से कम 15-20 दिन तो लगेंगे ही। माला, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊंगी? तू चिंता मत कर। एक काम कर लक्ष्मी, तू पास के ही किसी धर्मशाला में रुक जा। मैं जल्दी से जल्दी लौटने की कोशिश करूंगी। और सुन, तू अपना ख्याल रखना, और हाँ, मुझे फोन करती रहना। दादा, यहाँ कहीं आसपास कोई धर्मशाला है क्या? बहुत सारी हैं। तुम्हें कुछ खरीदना है तो बोलो। हाँ, बच्चे के लिए दूध चाहिए था। ठीक है, देता हूँ। ये लो। रहने की जगह चाहिए आपको? नहीं, वो फोन पे बात करते आपको सुना है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। यहाँ पास में कई सारे धर्मशाला हैं, बस ये 1 मिनट का ही रास्ता है। मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर आप चाहें तो मैं आपको छोड़ देता हूँ उधर। हम नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, मैं फोन पे आपको काफी परेशान देखा तो सोचा आपकी मदद करूं। चलिए। सुनिए, चलिए, पास में ही है। दादा, ये धर्मशाला ही है? हाँ, वो कम पैसे वाला धर्मशाला है। अगर आपको होटल चाहिए ज्यादा पैसे का तो मैं वो भी दिखा सकता हूँ। चलेगा? चलिए। आपकी बड़ी कृपा है।
ये दूध वगैरह है बच्चे के लिए, भूख लगी होगी खिला दीजिएगा। इसकी क्या जरूरत थी? ना 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 ना, इसके पैसे नहीं लूंगा मैं। सच में दादा, आपने हमारी बहुत मदद कर दी। नहीं तो इस शहर में किसी अनजान की कोई कहाँ मदद करता है। अब दादा भी कह रही हैं, ऊपर से अनजान भी कह रही हैं। वैसे मेरा नाम रघु है, किसी चीज की जरूरत हो तो बताइएगा, मैं चलता हूँ। दादा, आपसे एक मदद और चाहिए थी। हाँ बोलो। कुछ काम चाहिए था, छोटी मोटी नौकरी भी चलेगी। वैसे ये मुंबई है और मुंबई में नौकरी आसानी से नहीं मिलती है, पर घबराओ मत, मैं कुछ ना कुछ कोशिश करूंगा। जी दादा। आराम करो। अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने लक्ष्मी मुंबई आ गई। एक छोटे से गांव की लड़की होने के बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि साहस और हौसले के साथ हालात का सामना करने की ठान ली। नए शहर में जहां नई मुश्किलें मिली, वहीं रघु जैसे नए साथी भी। रघु ने अपनी अच्छाई से बहुत जल्द लक्ष्मी का विश्वास जीत लिया। लेकिन क्या एक अनजान शहर में किसी अजनबी पर यूं विश्वास करना ठीक था? इस बात का जवाब तो सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता था। दीदी कहाँ हो? दादा मैं यहाँ हूँ। दीदी, ये जो राजा के लिए मैंने खिलौने और घर के सामान वगैरह लाए थे ना, तो उसके पैसे आप दे रही थी, तो दे दीजिए, मुझे चाहिए। दादा। और घर भी आप दूसरा देख लो, क्योंकि कहीं और लेना पड़ेगा आपको घर। दादा मैं कुछ समझी नहीं। दीदी आपको नौकरी मिल गई है, एकदम मस्त खाना बनाने का काम। सच में दादा? हाँ, अगर खाना बनाना आता है तो एकदम सच है। आता है ना? तो फिर लो मिठाई खाओ। आज शाम को एक आदमी के घर में प्रोग्राम है, ऐसा खाना बनाना कि रोज रोज काम मिले। पक्का? तो शाम को तैयार रहना, मैं आऊंगा। हाँ अच्छा। चलता हूँ दीदी। बस सब पहुंच ही गए। वो रहा घर, ऐसा खाना बनाना कि लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएं। जम के मसाला डालना। हाँ दादा, ऐसा खाना बनाओगे कि सबको याद रहेगा। अरे मसाला से याद आया, मैं नमक लेना तो भूल ही गया। अरे दादा, नमक के बगैर कैसे होगा? कोई बात नहीं, मैं अभी जाता हूँ, नमक लेके आता हूँ। वो जो पहला दरवाजा है ना, वहीं सीधे चलो, मैं नमक लेके आता हूँ। कैसे, क्या कहेंगे? अरे कोई क्या कहेगा, सीधे जाओ, अंदर घुसते ही किचन है, वहां जाकर के अपना काम हम शुरू करो। तब तक मैं नमक लेके आता हूँ, ये लो। ठीक है दादा। अरे सुनो सुनो। हाँ दादा। वो राजा मसाला वसाला में हाथ डाल देगा, रोने लगेगा। लाओ मुझे दे दो, मैं आता हूँ। चलो राजा। वो जो पहला दरवाजा दिख रहा है ना, वही है, सीधे चले जाओ, कोई बात नहीं। राजा। भाई साहब, रसोई कहाँ है, बता देंगे क्या? रसोई का क्या काम है? क्या मतलब? मैं तो क्या खाना? अरे खाना वाना बाद में खाएंगे, पहले इधर आ। दूर हो जा मेरे बच्चे से। भड़क क्यों रही है दीदी? सिस्टर, क्या हुआ? मैंने तुझे दादा कहा था और तूने क्या किया? चंद पैसों के लिए मुझे बेच दिया। तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? क्यों किया मैंने तुझ पे भरोसा, क्यों किया? हेलो दीदी, सिस्टर, शांत 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 शांत, चुप जा। अरे मैं तो तेरी मदद कर रहा था। तूने कहा था ना बहुत सारे पैसे कमाने हैं, बड़े बेटे को वापस लाना है मुंबई, तो मैंने तुझे काम दिला दिया और तुझ मुझ पे भड़क रही है। सिस्टर,
तुझे तो मेरा एहसान मानना चाहिए कि मैं तेरी मदद किया। किसी अजनबी इंसान पर आंख मूंद कर विश्वास करना गलत ही नहीं, खतरनाक भी साबित हो सकता है। रघु ने लक्ष्मी के बेटे को अपने कब्जे में लेकर उसे वेश्या बनने पर मजबूर कर दिया। चुप करा यार उसको। चुप कराना भाई यार, कान खा रहा है कब से यार। क्या करें यार, साला पता नहीं था इस धंधे में आया कि भी नौकरी करनी पड़ेगी। लेकिन जहां लक्ष्मी अपने बेटे के लिए रोज खुद का सौदा कर रही थी, वहीं रघु उसी बच्चे को नशे की नींद सुला रहा था। और एक दिन उसी नशे ने उसे हमेशा के लिए सुला दिया। रघु, मैंने तेरे लिए क्या नहीं किया, सब कुछ किया, यहाँ तक कि अपने आप को भी बेच दिया। और तूने क्या किया? क्या मार डालोगी। पागल हो गई है? ले जा साली को, बंद कर दे अंधेरे कमरे में। रात भर अंदर रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। देख, जाना तो तुझे पड़ेगा ही। कस्टमर से एडवांस ले चुका हूँ, ज्यादा नखरे मत कर, तैयार हो जा। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि जिसके लिए मैं ये सब कुछ सुनती आई हूँ ना, उसे तो तूने मार डाला। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है जिसके लिए मैं तेरी बात सुनूंगी। बोल। देख रघु, अब ये लड़की अपने हाथ से निकल चुकी है और अपने काबू में नहीं आने वाली है। अभी रोज रोज इसके नखरे देखने से अच्छा है किसी और के माथे मार देती इस मुसीबत को। रघु समझ गया था कि अब लक्ष्मी उसके बस में नहीं आने वाली है, इसलिए उसने एक आखिरी बार लक्ष्मी का सौदा करने का फैसला किया। रघु और उसके दोस्तों ने बेहोश लक्ष्मी को उसी रात पुणे की एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट में बेच दिया। चलो साहब, एकदम मस्त आइटम होना मांगता। हाँ एकदम। अरे ओए, साहब को नई आइटम के पास भेज। हाँ, आ गई होगी होश में। ये खोल। साली मुंबई से आके यहाँ पुणे में नखरे दिखा रही है। खोल तो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाऊंगा। खोल। देखता क्या, मार लात। चुपचाप खोल दे दरवाजा। जाओ साहब, चल। अरे यहाँ छुपी है रे तू? हैं? बड़ी नखरे वाली है, पीछे पीछे क्यों जा रही है? आज जल्दी आ। अरे क्या हुआ? वो साली मार के भागी में। अरे पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
आराम से, आराम से, आराम से। बाहर से मारिए मुझे। हाँ, मुझे मारिए। पकड़, भागो, भागो, पकड़, पकड़, पकड़। पागल है क्या? 20 सड़क पे आके बस रुकती है। कंडक्टर साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। आगे बस स्टैंड था, वहां से बस पकड़ लेना चाहिए था। चल ठीक है, पीछे बैठे हुए जाओ। हाँ मैडम, कहाँ का टिकट दूं? मुंबई जाना है। ठीक है, 200 रुपए निकालो। पैसे तो नहीं है मेरे पास। क्या पैसे नहीं है? क्या मतलब? वो मैं भूल गई। बस पकड़ना नहीं भूली? देखिए, मेरा मुंबई जाना बहुत जरूरी है। मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारी जैसी मुफ्तखोर मैंने बहुत सारे देखे हैं। देख, चुपचाप पैसे निकाल, नीचे तर। ड्राइवर गाड़ी रख। नहीं, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दीजिए। देख, सारे पैसेंजर परेशान हो रहे हैं तेरी वजह से। नीचे तर, चल खड़े हो और नीचे तर। ना ही मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं बस से नीचे उतरूंगी। जो करना है कर ले। जाने दो बेटा, बिटिया बड़ी मुसीबत में है। इनके पैसे मैं दे देता हूँ, ये लो। ठीक है। अपने साथ हुए अत्याचार और दुर्व्यवहार से लक्ष्मी इतनी मजबूत हो चुकी थी कि आज वो सारी मुश्किलों को पार करके जिस्म फरोशी के दलदल से बाहर निकल आई थी। लक्ष्मी आखिरकार अपनी दोस्त माला के घर पहुंच ही गई, लेकिन वहां उसे माला के साथ साथ कुछ और अपने भी मिले। अरे लक्ष्मी, तू कहाँ चली गई थी? तुझे पता है कब से हम लोग ढूंढ रहे हैं तुझे। लक्ष्मी, बेटा, बेटा कहाँ रह गई थी तू? ये क्या हालत बना रखी तूने? देखो कितना ढूंढा हमने, कोई चिट्ठी नहीं, खबर नहीं। राजा, राजा कहाँ है? लक्ष्मी, बोल बेटा, जवाब दे। बोल, राजा कहाँ है? ये बड़े शहर बहुत खराब होते हैं बेटा, इसीलिए तुझे मना किया था यहाँ आने के लिए, लेकिन तू मानी ही नहीं। देख लिया ना नतीजा। हम आज रात की गाड़ी से ही वापस गांव चले जाएंगे। नहीं बाबा, अब और नहीं भागने वाली। पहले ससुराल वालों से, फिर आप लोगों से, और फिर उस रघु से। नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यही रहूंगी इसी शहर में। पगली हो गई है क्या? अब तक जो कुछ भी हुआ वो क्या कम था जो अब और यहाँ रहना चाहती है? तेरे बापू बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सब लोग गांव चलते हैं, वहां इज्जत की 2 रोटी तो खा ही सकते हैं ना। जिद कर मत, चल बेटा
नहीं माँ, इस शहर ने मुझसे मेरी सारी खुशियां छीन ली है। मुझसे मेरा छोटा मासूम सा बच्चा छीन लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं ऐसे हार कर और डर कर वापस नहीं जाने वाली, क्योंकि अब मेरे पास छीनने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं है। और यही अब मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मैं इस शहर से अपनी खुशियां वापस लेकर रहूंगी। मैं अपना हक इस शहर से लेकर रहूंगी। यही रहूंगी माँ, यही रहूंगी इस शहर में। कई बार हमें अपने अंतर्बल का पता तब चलता है जब हम मुश्किलों से घिर जाते हैं। हालात हमें अपनी ताकत का एहसास करवा देते हैं। लक्ष्मी ने भी एक बार फिर अपने इस अंधेरे से बाहर निकलने और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने का फैसला कर लिया था। वो अपने परिवार के साथ एक नए घर में रहने आ चुकी थी और उसने नौकरी ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन कई दिनों तक नौकरी न मिलने के बाद भी उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तलाश जारी रखी। नमस्ते मैम। नमस्ते। ये मेरी दोस्त लक्ष्मी है, मैंने बात की थी ना आपसे। हाँ हाँ, नमस्ते बेटा। माला, चिंता मत करो बेटा, यहाँ सभी अपने हैं। आओ मैं तुम्हें सबसे मिला दूं। ठीक है मैम, तो मैं चलूं? नमस्ते। बेटा ये लक्ष्मी है, आपकी नई साथी। और लक्ष्मी, ये सब हैं एक साथ की कार्यकर्ता, यानी कि तुम्हारी नई सहेलियां। अपनी ट्रेनिंग के शुरुआती दिनों में लक्ष्मी की तनख्वाह महज 1500 रुपए थी, लेकिन उसे इतना सुकून तो था कि अब वो कम से कम 2 वक्त इज्जत की रोटी खा रही है। एक साथ संस्था की शरण में आकर लक्ष्मी का जीवन अब सही रूप लेने लगा था। उसने गांव में एक छोटी सी जमीन भी खरीद ली थी, जहां वो आगे जाकर अपने बेटे के लिए एक घर बनाना चाहती थी। लेकिन क्या लक्ष्मी के जीवन से मुसीबतों की काली छाया पूरी तरह से हट चुकी थी, या ये महज तूफान आने से पहले की खामोशी थी? हेलो, कैसे याद किया? लक्ष्मी को लगने लगा था कि वो अपने अतीत की मुसीबतों से बाहर निकल आई, लेकिन एक ही शहर में रहकर वो रघु की बुरी नजर से बच नहीं पाई। एक दिन रघु ने उसे ढूंढ ही लिया और लक्ष्मी के लाख मना करने के बावजूद उसे फिर से वेश्यावृत्ति के दलदल में डालने की कोशिशें वो लगातार करता रहा। पर शायद लक्ष्मी को ऐसी परेशानी का सामना फिर से करना ही ना पड़ता अगर उसने समय रहते पुलिस में शिकायत दर्ज की होती। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी लक्ष्मी ने कल्पना भी नहीं की थी। हाँ, देख, मैं इसका पीछा कर रहा हूं। बहुत मना लिया इसे, आज नहीं मानी ना तो देख ले। अरे तू जल्दी आ ना।
चली गई? एक बार हाथ लग जाए ना तो भागना क्या चलने के लायक भी नहीं छोड़ूंगा। उधर देख। अरे लक्ष्मी बेटा, क्या हुआ? लक्ष्मी बेटा, हुआ क्या है? मैम ये वही रघु है जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। न जाने कब से मेरा पीछा कर रहा है और आज मुझे उसी कीचड़ में ढकेलने की कोशिश कर रहा है। कब तक मैं ऐसे घुट घुट के जीऊंगी? कब तक इन दरिंदों से भागती रहूंगी? क्या करूं मैं? खत्म करो। हाँ, इस किस्से को जड़ से खत्म करो। बेटा ये खाल में फंसी फांस है, इसे जब तक निकालोगी नहीं ना तब तक तुम्हारा दर्द खत्म नहीं होगा। चिंता मत करो किसी भी बात की, हम सब हैं तुम्हारे साथ। इंस्पेक्टर साहब, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो इंस्पेक्टर साहब। ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझसे क्या माफी मांगता है? जिससे मांगनी चाहिए उससे मांग। चल। हे लक्ष्मी, मैं रघु, क्या पुलिस में देगी मुझे? मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे दीदी। दीदी? हाँ? अब मुझसे माफी मांग रहा है? जब मैं तेरे पास आती थी, भीख मांगती थी, गिड़गिड़ाती थी, तब तू मुझे लात मार के भगा देता था और अब माफी मांग रहा है। अरे बोला ना गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर देना। इंस्पेक्टर में देगी क्या मुझे ताले में? अगर तूने सिर्फ मेरी जिंदगी बर्बाद की होती ना तो एक बार मैं शायद तुझे छोड़ देती, लेकिन जो तूने मेरे मासूम बच्चे के साथ किया है ना, उसके लिए तो तुझे फांसी की सजा मिलकर रहेगी, वो भी कम है। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इसे। चल चल, डालो अंदर। लक्ष्मी की जिंदगी संघर्ष की एक जीती जागती मिसाल है। उसने ना सिर्फ अपने ससुराल वालों और पति विनोद, बल्कि रघु जैसे भेड़िए का भी अकेले सामना किया। उसने हर मुसीबत को हराकर खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी को एक नया रूप दिया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हमारे देश में हर एक मिनट में एक लड़की को जिस्म फरोशी के बाजार में बेच दिया जाता है। एनसीआरबी के आंकड़ों को माने तो हर 1 घंटे में 2 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है और हर 6 घंटे में एक महिला को दहेज की बलि चढ़ा दिया जाता है। हम सावधान करना चाहते हैं उन महिलाओं को जो ऐसे ही दुखद हालात की शिकार है। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हर इंसान ताकतवर है, जरूरत है तो बस अपने अंदर की ताकत को जगाने की। भारतीय कानून के मॉरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986 के तहत जिस्म फरोशी एक दंडनीय अपराध है और यह आपका हक है कि आप अपने साथ हो रहे इस अपराध के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि अपनी जिंदगी को अंधेरों से निकालकर रोशनी तक पहुंचाने की पहली कोशिश खुद आपको करनी होगी। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी एक और ऐसी ही प्रेरणादायक सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान